नमस्कार साथियों स्वागत है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि हमारे मुलाकात सीरीज़ के दौरान पवन जियों के पशुओं के बारे में आपको दिखाया, किस तरह के बेहतरीन पशु पवन जियों ने तैयार कर रखे, बहुत अच्छी ब्रीड और बहुत ही अच्छे मिल्क उत्पादन के पशु इन्होंने तैयार कर रखे हैं। अब पवन जियों से हम पूछेंगे कि उनका डेली रूटीन क्या है, क्योंकि सभी दर्शकों को इस चीज़ की उत्सुकता है कि वो हर रोज़ का उसका डेली रूटीन क्या रहता है। हम आपको बताएंगे कि पवन जी सुबह से लेकर शाम तक किस तरह अपने पशुओं की मैनेजमेंट करते हैं। तो पवन भाई, आप ये बताइए हमें कि आपके पूरे दिन की जो जर्नी होती है ना, पूरे दिन का अपने पशुओं का मैनेजमेंट का जो काम होता है, वो किस तरह से आप करते हैं? कितने बजे आपका काम स्टार्ट होता है, कितने बजे फिनिश होता है? नमस्कार जी, चैनल देखने वाले सभी भाइयों को। सुबह जी लगभग 4 बजे उठ जाते हैं जी। 4 बजे ही उठ के सब पशुओं को, जैसे ड्राई फॉडर में अभी गेहूँ की तूड़ी है, हरियाणा में लगभग यही चलती है जी। ठीक बात है। तूड़ी के ऊपर दाना पड़ जाता है। वो दाना पशु 10-1 मिनट में खा लेता है जी, सूखी तूड़ी के ऊपर। ठीक है। जो बच गई तूड़ी उसमें फिर अभी ग्रीन फॉडर में राई में ज्वारी चलती है जी। हाँ, लगभग वो ज्वार मिल गई जी। वो काम 1 घंटे में सारा फारिग हो लेता है जी। ठीक है, यानी कि 4 से 5 तक वो काम 5 फारिग हो गया जी। 5 बजे मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है जी। ठीक है। 6 बजे तक 1 घंटा सवा घंटे में मिल्किंग खत्म हो जाती है। फिर पशु सारे बाहर चले जाते हैं जी। अभी अंदर इसलिए रहते हैं, अभी जो अपनी बेल्ट है इसमें मच्छर का पूरा प्रकोप है। हाँ। और मच्छरों के लिए भी मच्छरदानी लगा के इंतजाम कर रखा है। बिल्कुल सही बात है। तो सुबह ये लगभग 6 बजे पशु नहा के, हाँ, 1 घंटे का ही फीडिंग का टाइम है जी पूरा। 1 घंटा। हाँ। ठीक है। फिर नहा के पशु पानी पी के बाहर चले जाते हैं कच्चे में। ठीक है। पशु बाहर बैठ के फिर डेली की रूटीन, पहले खुरली साफ होती, पूरी गुमान खोर खुरली अलग अलग एरिया के हिसाब से कहते हैं जी, वो पूरी साफ होके, यानी कि साथियों जो 1 घंटा नहीं अपना फीडिंग होगी शुरू में, फिर उनकी मिल्किंग होगी। जैसे ही पशुओं का दूध निकाल लेते हैं पवन भाई साहब, उनको कच्चा बाहर उनके पशुओं को बांधने के लिए मैनेजमेंट कर रखा है, तो कच्चे में चले जाते हैं। और ये जो फिर उसके बाद है नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसकी पशु की खोर होती है नहीं, उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं। और ये इनका डेली का काम है भाई। अच्छा, खोर को साफ करके जी फिर सारे मैट उठा के फर्श धो दिया जाता है। आप देख लो, ये नहीं भाई 5-7 दिन का धोआ, डेली का काम है जी। फर्श धोना जमा डेली का रूटीन का काम है जी। ठीक है। फर्श धो के सब मैट उठाए जाते हैं। ये नहीं ऊपर को पानी मार दे तो फिर नीचे जी हो जाए जी मैट का, ये रबड़ तो है ही है। तो फिर ये काम हो गया जी। फिर जैसे ही धूप हो जाती है, कभी वो तो मौसम पे डिपेंड है जी, कभी 10 बजे भी हो जाए और कभी 9:30 भी हो जाए। ठीक है। उस टाइम पशु फिर पानी पी के नहा के अंदर आ जाते हैं। हाँ। जो सुबह का इकट्ठा कर दिया था, जो कुछ तूड़ी भूसा या जो कुछ दाना बचा हुआ था, वो किसी के पास आधा किलो पड़ा है, किसी की गुमान में किलो पड़ा है। ठीक है। उसके ऊपर मिनरल मिक्सर डाल दिया जाता है। ठीक है। वो आके बंद के उसको 2-2 मुँह मार के बैठ जाते हैं जी। ठीक है। फिर सारा दिन कुछ नहीं करना जी। वही सुबह वाला काम फिर शाम को 3:30 से 4:30 बजे तक होता है। ठीक है। वही दाना डालना। अभी फिर मिल्किंग होके फिर पशु बैठ जाते हैं। तो 24 घंटे में से सिर्फ 2 ही घंटे दाने खाने के होते हैं। मैं ये कहता हूँ, ज़्यादा गुमैन भरे खोर भरे रखने से पशु कभी ना तो दूध देगा ना बॉडी बनेगी, क्यों उसका फोकस उसी के ऊपर रहेगा। ठीक बात। जितना कम से कम टाइम हो उसके उतना दाना दे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को पशु को जुगाड़ने का दे। जुगाड़ना। ये देखिए साथियों, जो गामा में क्या हुआ है, गुमैन भरे रखा भाई, पशु को है नहीं पता नहीं होता कि कितना खाना है, तो वो है नहीं बिल्कुल बेईमान होके खाता रहता है। और उससे फिर क्या है, आवश्यकता से अधिक खाने से इनडाइजेशन भी हो जाता है। जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता पशु को, उसको और न उससे पूरी एनर्जी मिल पाती है। और इसके अतिरिक्त अन्य रोग भी पशुओं को, ओ फीड वगैरह के पशु को इससे रोग हो जाते हैं। पवन जियों की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, यानी कि उचित टाइम पे खाना देते हैं, उस और एक्स्ट्रा टाइम में पूरी खोर खाली रखते हैं। क्यों खाली रखते हैं जी? और उसका खाली रखने का ये फायदा है, पशु जितना ज़्यादा टाइम जुगाड़ेगा ना, ठीक है, उतना ही ठीक रहेगा। और बॉडी भी उतनी, जितना वो जल्दी खा के, मेन काम है जी जुगाड़ का। ठीक बात। जुगाड़ पशु कितने टाइम करता है और कैसी करता है, जितनी जुगाड़ अच्छी होगी उतना ही दूध अच्छा आएगा। लेकिन समाज में एक सिस्टम और है जी, जैसे अभी जून जुलाई अगस्त ये चमासे के भी निकल लो। हाँ। अपना हरियाणा में वहाँ अभी उस टाइम हरा ज़्यादा हो जाता नहीं, किसी को ये अंदाज़ा नहीं है पशु को भाई इतना ड्राई मैटर की जरूरत है। ठीक बात है। वो हरे की गुमान भर देंगे। हाँ। और जब हरा नहीं होगा वो तूड़ी की भर देंगे। वो भी एक मैन देखो जी, ज़्यादा हरा नहीं है ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बस ज़्यादा डालना है। ठीक बात है। बस तूड़ी की भी उतनी ज़रूरत है उसका। फिर आपने उसका, मैं उदाहरण देता हूँ, आपने जो ज़्यादा हरा डाल दिया तूड़ी के टाइम, वो भैंस ऊपर से पतले और पेट लटके हुए मिलेंगे अपने गाँव में। ठीक बात। अपनी कोई भैंस उठा के देख लो, आपको ना जितना पुट्ठा चौड़ा होगा उतना ही पेट होगा। वो नहीं है एक बॉडी मेंटेन करना, उसका ड्राई मैटर, उस भैंस का वेट कितना है और वो दूध कितना दे रही है और उसको कितना अनाज की, वो नहीं है जी उसको टब भरियार चाट गेट दिया, दलिया गेट दिया, वो कुछ नहीं है, वो नुकसान वाली बात है।
तो साथियों, पवन को है ना जो पशुओं का की डाइट है, उनका खान पान का जो तरीका है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है। इसके लिए हम सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल से वो बातें बताएंगे कि ये दाना चारा कैसे तैयार करते हैं, कितनी मात्रा में हरा चारा देते हैं, कितनी मात्रा में उसको रफेज यानी कि सूखा चारा देते हैं, पानी की क्या मैनेजमेंट रहती है। इसके बारे में पूरा फीड मैनेजमेंट की एक वीडियो बनाएंगे, हम उसमें बताएंगे। फिर किसी दिन पवन भाई साहब के पास आके वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। अब लास्ट में भाई आपकी सबकी उत्सुकता होगी, पवन भाई साहब एक मोटा मोटा है ये और बता दो भैया ना कि आप इस डेयरी फार्मिंग से है नहीं पर डे लगभग कितना, पहले तो मिल्क प्रोडक्शन कितनी कर लेते हो हर रोज़? 1 क्विंटल दूध की प्रोडक्शन है डेली की सर जी, दोनों टाइम की, पूरे 24 घंटे की। अच्छा, ये यानी कि 1 क्विंटल की आपकी प्रोडक्शन है पूरे दिन की। तो ये जो प्रोडक्शन है ना आपकी पूरी साल रहती है या क्या रहता है? एवरेज है जी पूरी साल की, यानी कि ये पूरी साल जैसे 1-2 भैंस फालतू पे आ गई तो 120 भी हो गया, ठीक है, कभी 80 पे आ गया। एवरेज है जी टोटल 1 जनवरी से 1 जनवरी। तो फिर आप दूध बेचते कहाँ हो? यहीं से लेके जाता है जी दूध बड़ा 60 रुपये किलो। यानी कि 60 रुपये किलो इनके घर पे आके दूध लेने वाला इनके घर पे आता है, 60 रुपये किलो इनका दूध लेकर जाता है। और एवरेज बता रहे हैं पवन भाई साहब की पूरी साल की मेरी एवरेज है 1 क्विंटल दूध, कभी 120 किलो हो जाता है, कभी 90 किलो हो जाता है। तो एवरेज रहती है इनकी लगभग 1 क्विंटल दूध की। और 60 रुपया का हिसाब से यदि मोटा मोटा अपन माल लगाए तो पर डे लगभग 6,000 रुपये हैं। हाँ जी, तो लगभग 6,000 रुपये का दूध पवन डेली बेचते हैं। तो इसमें पवन लगभग कॉस्ट कितनी लग जाती है, सेविंग कितनी हो जाती है? सेविंग ये है जी, देखो मेरा फीड थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है, और मेरे खर्चे भी थोड़े से पशुओं पे एक्स्ट्रा हैं जी, ठीक है, जैसे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, हर चीज का फोकस रखना, वो नहीं काम नहीं चलाना। हाँ। तो मैं तो है ना जी, और देखो ठीक ठाक करे तो 40% में भी काम चल जाए, ठीक है, लेकिन मेरा मेन काम है जी ब्रीड, बच्चों से इनकम लेना, तो मैं 50% खर्चा कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि पवन भाई साहब खुद कहते हैं 50% का मतलब हो गया 3,000 रुपये हर रोज मिल्किंग से बचाते हैं पवन भाई साहब, यानी कि 90,000 रुपये पर मंथ। और कारण ये हो गया और थोड़े से फीड के रेट बढ़ गए ना, हाँ, इसलिए 50% खर्चा हो रहा है। फीड के रेट अभी 1 साल से काफी ऊंचे चले गए। ठीक है, यानी कि पहले आपको बचत और अच्छी हो जाता अच्छी तो नहीं होता जी, कोई भी किसी को उठा लो, आप कोई ग्रेन ले लो या कोई खड़ ले लो, हाँ, पहले अभी 2 गुना रेट हो गए चाणचक देसी। लेकिन पवन भाई साहब ये तो छोटी इनकम, मोटी इनकम कैसे लेते हो फिर? मोटी इनकम है जी काफ तैयार करके और काफ बेचना। अच्छा, वो साल की मोटी इनकम है जी, हर महीने 1-2 काफ बिक जाता है और उसी में बचत आती है। अच्छा, हाँ, मेन फोकस अपना दूध पे नहीं है, दूध पे तो इतना फोकस है जी, काम चलता रहो घर का तो और पशु का दाना। मोटा मोटा काफ कितने का बेच देते हो लगभग, और किस तरह बेचते हो भाई? काफ है ना जी, कई बार तो काफ है जैसे भैंस काविंग होने से पहले ही सेल हो जाते हैं, पहले ही सेल, यानी कि माँ के पेट में कई बच्चा तब तक धरती पे भी नहीं आया तब तक उसके दाम लग चुके होते हैं। ये है बेस्ट पशुपालन करने के तरीके का फायदा। कई बार ऐसा होता है जी, अगले की डिमांड होती है ले मैं लूंगा, लेकिन मेरी चॉइस मेल की है, मेरी फीमेल की, वो आने के बाद सौदा होता है जी। और कई बार अपनी चॉइस है जी, 2 रोटियां दिखाई थी वो देनी ही नहीं है, हाँ, वो देनी नहीं है, कोई वो मेरे घर की 4थी जनरेशन आ गई जी। अच्छा, तो लगभग मोटा मोटा काफ आप कितने का बिक जाता आपका? अच्छी ब्रीड तो है ही, वो तो हमने देख ही लिया सारा। सबसे महंगी तो वो बेची थी जी काफ मैंने 5.5 लाख रुपए की। 5.5 लाख रुपए। कितने दिन की काफ थी वो? 26 महीने की थी काफ थी। 26 महीने की प्रेग्नेंट थी। अच्छा, वो कितने की? 5.5 लाख रुपए की। आपने हाईएस्ट अभी तक अपनी डायरी पे कोई बड़ा पशु भी बेचा हो जो? नहीं जी, सबसे महंगी वही बिकी, यानी कि 5.5 लाख रुपए की। और छोटे काफ जो है बता रहे कि पेट में ही 2 लाख से कम तो कोई बच्चा ही नहीं बेचता जी, यानी कि 1.5-2 लाख से? ना 1.5-2 लाख से कम तो बच्चा ही नहीं बेचता। भैंस तो बहुत दूर है जी, बच्चा ही नहीं बेचा कभी 1.5-2 लाख से। यानी कि 1.5-2 लाख से कम का कोई बच्चा नहीं बेचते। तो पर मंथ या 1 साल में लगभग कितने बच्चे बेच देते हो आप? लगभग इनकम है जी 15 से 16 लाख रुपए, कोई या भैंस या कोई बच्चा बेच के 15-16 लाख रुपए इनकम हो जाती है। यानी कि साथियों, ये पवन भाई साहब बता रहे हैं कि 15 से 16 लाख रुपए मैं ब्रीड से कमाता हूँ और 1 लाख रुपए पर मंथ वहाँ से कमाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता आज के टाइम में कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी की मैं 2 नंबर में तो कमाता हूँ कि मैं, लेकिन 1 नंबर में पवन मेहनत की कमाई है आपकी, इसमें कोई दो मत नहीं। मेहनत की, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क की कमाई है। लेकिन मैं उन युवा नौजवानों को एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जो ये पशुपालन का धंधा है ना, 15 साल तो हो गए मन ने इस धंधा में और 12-13 साल हो गए पवन ने।
बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, पुख्ता प्रमाणों के साथ हम दावे के साथ कह सकते हैं यदि इस टेक्निकल तरीके से पवन के मैंने आपको पशुओं की मैनेजमेंट भी दिखाई, पशु दिखाए और इनका तरीका भी बताया, इनके फीड का भी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। इस तरीके से यदि आप पशुपालन करते हो तो ये जो सारा दिन बैग ठाए फिरे जाओ नहीं शहरा में, कोई ज़रूरत नहीं भाई खुंटी का टांग दो। और जो एक कोचिंग सेंटर वाला ना चक्कर भी रच रखा है नहीं भाई सबको जॉब लगवाएंगे, क्योंकि नौकरी प्राप्त करने की रेशो है केवल 2%। 98% बच्चों ने घर रहना है। जो आदमी अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के जितना जल्दी किसी भी बिजनेस में, क्योंकि आगे आने वाला टाइम दो ही चीज़ों का है, एक तो स्किल का और एक बिजनेस का। दो बातों पे ध्यान रखना है जी। हाँ जी, एक मिनट पर पवन भाई, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा इस फील्ड में आए, और किन दो बातों का ध्यान रखना वो पवन भाई साहब बताओ। तो सबसे पहले रखना है जी साइड पे ज्यादा पैसा नहीं लगाना। मैंने कोई बार तो देखा तो बटैन टून लगा रहा है, ये ना टैन ना दूध को देना जी। यानी कि इस वीडियो में मैंने पहले मैं ये बात नोट कर रहा था, मैं बता भी रहा था कि ये पवन भाई साहब आप बताएंगे आपको जो मेन बातें आपको फॉलो करनी है। ये नहीं लेंटर लगा दिया यहाँ 20 लाख रुपए का साइड खड़ा कर दिया, नीचे भैंस बंध रही है 10-10 किलो वाली। ठीक बात है पवन। गोज मठन्नी को नहीं आओ फिर कहेंगे जी भैंसिया ने किले बिकवा दिए। भैंस किसी का किला नहीं बिकवा दी जी, किले बिकवाओ आपके मैनेजमेंट में गड़बड़ी या बिना नॉलेज। दो बातें ध्यान रखना, 16-17 किलो से नीचे की भैंस नहीं लेना किसी भाई ने अगर इस काम में आना तो। ठीक बात है। एक ज्यादा इसके ऊपर फोकस मत करना, इतनी है जितनी पशु ने जरूरत है ना उसी हिसाब से काम चला लेना। बिल्कुल सही बात है। और इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना, ये लगा दिया वो लगा दिया, कोई फायदा नहीं है जी। यानी कि आप जी तो एक बार दिखाइए भाई, बाहर से भी आप उनकी डायरी देखोगे ना तो कोई आदमी नहीं चौंक जाएगा कि अंदर तो अलग माल है, और बाहर से डायरी देखोगे नहीं आपको इतनी बढ़िया डायरी नहीं दिखाई देगी। उसका रीज़न यही है। और मैं भी टेक्निकल आदमी होने के नाते एक बात बताऊंगा आपने, यदि आप अच्छे तरीके से पशुपालन, उसकी पहली योग्यता है ये कि जो हमने डायरी है, डायरी के ऊपर केवल 25% पैसा लगाना होता है और पशुओं के ऊपर लगाना होता है 75% पैसा। एक इस चीज़ का बड़ा अच्छा ध्यान रखता। और दूसरी बात भाई, जो साथी इस धंधे को करना चाहता है, चाहे हमारी वीडियो देखो चाहे किसी और की वीडियो देखो या कहीं से ट्रेनिंग लो, कम से कम 1-1.5 महीने कॉपी पेन लेकर है अच्छे से ट्रेनिंग लेनी कि पशुओं के बारे में मेरे को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। क्यों पवन? हाँ जी, और एक है ना, एक सबसे मेन जरूरी है जी बीज का। हाँ, चाहे आप एक खेती करा, ठीक है, चाहे कोई काम हो जी, बीज का मेन खेल है। तो इसमें भी बीज का ही खेल है। एक सीमन की डुप्लीकेसी से बचना। सबसे मोटे फ्रॉड बैठे मार्केट में सीमन को नकली बेचने वाले। अभी आपके सामने उदाहरण दिखा, मेरे पास कोई मैसेज भी आया था, वो सीमन नकली लगा दिया, फिर लगाने के बाद अब कोई फायदा नहीं है जी उसका। पवन, इस मैटर में मेरे को लगता है हरियाणा सरकार भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो जो अपने सरकारी सीमन बैंकन है या संस्थाओं में जो सीमन आता है, यदि आप थोड़ा विश्वास में लेके वहाँ जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं तो उनसे ही यदि ज़्यादातर AI करवाए जाए तो ये सुझाव कैसा रहेगा? उससे बढ़िया तो जी कुछ नहीं, वो तो सुनना ही है। अच्छा। जो अपने फार्म खड़े हैं ना, वहाँ आप कोई भाई जाके भैंस देखें सेक्टर 3 में, सेक्टर 2 में जाके बुल देखें, उनके ओरिजिनल रिकॉर्ड है, ये फेक नहीं है गाँव में बनाए हुए। एक जो सस्ता 30 रुपया में AI हो रही है बेचनी, आप ना वो सीमन घुमा फिर आ गया ना 200-400 का बेच देगा, फिर तो वो बढ़िया मानो आप। 30 में AI हो रही, मैं तो नहीं सरकारी हॉस्पिटल से बढ़िया। यहाँ अपने सरकारी फार्म पे कोई रजिस्टर उठा के देखोगे, जिस भाई को मेरे से शायद डिक्शनरी की जरूरत है, बुल की मैं शायद डिक्शनरी डाल दूंगा पर्सनली जिसना जरूरत है। 4000 से नीचे का एक बुल भी नहीं है सरकारी फार्म पे, तो 4000 का मतलब 20 किलो से ऊपर का। अगर सोचने की बात है 20 किलो की गाँव में भैंस कितनी है, ठीक ये बात है। ये देखो भाई, ये बात बड़ी अच्छी बात निकल के आई है। पवन भाई साहब खुद इसको मानते हैं कि आपने ना ब्रीड पे ध्यान देना है, अच्छे पशु तैयार करने। और ब्रीड के लिए ये समझ लो कि जो रामबाण दवाई है नहीं, वो है कृत्रिम गर्भाधान। और कृत्रिम गर्भाधान भी आपको कहाँ से कराना है? सरकारी संस्थान से, क्योंकि वहाँ का फ़ायदा क्या है, वेल रिकॉर्ड के जो सांड है उनका सीमन आता है, वो बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और आशा है कि हमारी ये वीडियो सभी पशुपालकों के लिए और उन युवाओं के लिए जो इस धंधे में आना चाहते हैं या आप आगे के आपका कोई जानकार है, कोई रिश्तेदार है, सबके लिए बड़ी फ़ायदे की होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।